कक्षा 12 की हिंदी की इम्पोर्टेंट ओटी। कक्षा 12 की हिंदी की इम्पोर्टेंट ओटी। इस वीडियो को सभी स्टूडेंटों को 320 क्वालिटी पर देखना है, तभी यह वीडियो क्लियर दिखाई देगा। इस वीडियो को जूम करके स्क्रीन 1.6 पर वीडियो को देखना है। इस वीडियो को जूम करके 1.6 पर देखना है, जिससे वीडियो पूरा दिखाई देगा, कटा हुआ दिखाई नहीं देगा। वर्तमान छापा का खाना का आविष्कार हुआ जर्मनी। वर्तमान छापा खाना का आविष्कार हुआ जर्मनी। वर्तमान छापा खाना का आविष्कार हुआ जर्मनी। वर्तमान छापा खाना का आविष्कार हुआ जर्मनी। भारत में पहला छापाखाना किस सन में खुला? 1556। भारत में पहला छापाखाना किस सन में खुला? 1556। भारत में पहला छापाखाना किस सन में खुला? 1556। वर्तमान छापेखाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया? गुटेनबर्ग। वर्तमान छापेखाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया? गुटेनबर्ग। वर्तमान छापेखाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया? गुटेनबर्ग। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है उपयुक्त सभी। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है नेट, विजुअल, वाइट, उपयुक्त सभी। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है उपयुक्त सभी। रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। रेडियो माध्यम है सिर्फ। रेडियो माध्यम है सिर्फ। रेडियो माध्यम है सिर्फ। पत्रकार के प्रकार होते हैं 3। 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 इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं है संवाददाता। इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं है संवाददाता। इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं है संवाददाता। 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 समाचार लेखन की शैली है उल्टी पिरामिड शैली। समाचार लेखन की शैली है उल्टी पिरामिड शैली। समाचार लेखन की शैली है उल्टी पिरामिड शैली। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है बीट। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है बीट। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है बीट। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव किन बातों पर निर्भर करता है? कहानी की अवधि ज़्यादा ना हो। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव किन बातों पर निर्भर करता है? कहानी की अवधि ज़्यादा ना हो। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव किन बातों पर निर्भर करता है? कहानी की अवधि ज़्यादा ना हो। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम है मुद्रित प्रिंट माध्यम। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम है मुद्रित प्रिंट माध्यम। आधुनिक समाचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम है मुद्रित प्रिंट माध्यम। प्रमुख जनसंचार माध्यम है उपयुक्त सभी। प्रमुख जनसंचार माध्यम है रेडियो, टीवी, इंटरनेट, उपयुक्त सभी। प्रमुख जनसंचार माध्यम है उपयुक्त सभी। सबसे महंगा जनसंचार का माध्यम है इंटरनेट। सबसे महंगा जनसंचार का माध्यम है इंटरनेट। सबसे महंगा जनसंचार का माध्यम है इंटरनेट। रेडियो समाचार कॉपी की एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने शब्द होने चाहिए? 12 से 13 शब्द। रेडियो समाचार कॉपी की एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने शब्द होने चाहिए? 12 से 13 शब्द। रेडियो समाचार कॉपी की एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने शब्द होना चाहिए? 12 से 13 शब्द। बीट से जुड़ा समाचार लिखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। बीट से जुड़ा समाचार लिखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। बीट से जुड़ा समाचार लिखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। तार्किक विचारों की प्रक्रिया साहित्य लेखन की किस विधा के अंतर्गत आती है? निबंध। तार्किक विचारों की प्रतिक्रिया साहित्य लेखन की किस विधा के अंतर्गत आती है? निबंध। तार्किक विचारों की प्रक्रिया साहित्य लेखन की किस विधा के अंतर्गत आती है? निबंध। लेख लिखने में लेखन की किस शैली का प्रयोग किया जाता है? मैं। लेख लिखने में लेखन की किस शैली का प्रयोग किया जाता है? मैं। लेख लिखने में लेखन की किस शैली का प्रयोग किया जाता है? मैं। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का प्रसारण है? सीधा प्रसारण। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का प्रसारण है? सीधा प्रसारण। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का प्रसारण है? सीधा प्रसारण। निम्न में किसका संबंध कविता से नहीं है? वाद्य यंत्र। निम्न में किसका संबंध कविता से नहीं है? वाद्य यंत्र। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? वाद्य यंत्र। कहानी का पहला तत्व किसे माना गया है? कथानक। कहानी का पहला तत्व किसे माना गया है? कथानक।
कहानी का पहला तत्व किसे माना गया है? कथानक। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है? नया सोचने और नया लिखने से। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है? नया सोचने और नया लिखने से। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है? नया सोचने नया लिखने से। नया सोचने नया लिखने से। नया सोचने नया लिखने से। भारत में पहला छापाखाना में खुला गोवा। भारत में पहला छापाखाना खुला गोवा। भारत में पहला छापाखाना खुला गोवा। भारत में पहला छापाखाना खुला गोवा। मुद्रण की शुरुआत हुई चीन। मुद्रण की शुरुआत हुई चीन। मुद्रण की शुरुआत हुई चीन। उल्टा पिरामिड शैली को हिस्सों में बांटा जाता है। 3। उल्टा पिरामिड शैली को हिस्सों में बांटा जाता। 3। उल्टा पिरामिड शैली को हिस्सों में बांटा जाता। 3। समाचार लेखन के प्रकार हैं 6। समाचार लेखन के प्रकार हैं 6। समाचार लेखन के प्रकार हैं 6। यानी कि समाचार लेखन में ककार होते हैं 6। समाचार लेखन में ककार होते हैं 6। समाचार लेखन में ककार होते हैं 6। संपादक के नामपत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है जनमत। संपादक के नामपत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है जनमत। संपादक के नामपत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है जनमत। संपादक के नामपत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है जनमत। एक सफल यानी कि साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए पर्याप्त ज्ञान। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए पर्याप्त ज्ञान। एक सफल यानी कि साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए पर्याप्त ज्ञान। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए पर्याप्त ज्ञान। स्तंभ लेखन लेखन का प्रमुख रूप है विचार परक। स्तंभ लेखन लेखन का प्रमुख रूप है विचार परक। स्तंभ लेखन लेखन का प्रमुख रूप है विचार परक। संपादकीय को की आवाज़ माना जाता है अखबार। संपादकीयों को की आवाज़ माना जाता है अखबार। संपादकीयों को की आवाज़ माना जाता है अखबार। संवाद लिखते समय गायब हो जाता है लेखक। संवाद लिखते समय गायब हो जाता है लेखक। संवाद लिखते समय गायब हो जाता है लेखक। सत्य या असत्य। संवाद पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है असत्य। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है असत्य। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है असत्य। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है सत्य। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है सत्य। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है सत्य। इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है सत्य। इंटरनेट अंतर यानी कि क्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है सत्य। इंटरनेट अंतर क्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है सत्य। भारत में छापाखाना मिशनरियों की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए खोला गया सत्य। भारत में छापाखाना मिशनरियों की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए खोला गया सत्य। भारत में छापाखाना मिशनरियों की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए खोला गया सत्य। मुद्रित भाषा की विशेषता अलिखित भाषा का विस्तार है असत्य। मुद्रित भाषा की विशेषता अलिखित भाषा का विस्तार है असत्य। मुद्रित भाषा की विशेषता अलिखित भाषा का विस्तार है असत्य। मौखिक भाषा अनुशासन की मांग करती है असत्य। मौखिक भाषा अनुशासन की मांग करती है असत्य। मौखिक भाषा अनुशासन की मांग करती है असत्य। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है सत्य। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है सत्य। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है सत्य। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है असत्य। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है असत्य। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है असत्य। भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है सत्य। भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है सत्य। भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है सत्य। BBC, CNN, वाशिंगटन पोस्ट विश्व के प्रमुख शहरों के नाम हैं असत्य। BBC, CNN, वाशिंगटन पोस्ट विश्व के प्रमुख शहरों के नाम हैं असत्य। BBC, CNN, वाशिंगटन पोस्ट विश्व के प्रमुख शहरों के नाम हैं असत्य। पत्रकारों के 5 प्रकार होते हैं सत्य। पत्रकारों के 5 प्रकार होते हैं सत्य। पत्रकारों के 5 प्रकार होते हैं सत्य। पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल होती है सत्य। पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल होती है सत्य। पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल होती है सत्य। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है सत्य। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है सत्य। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है सत्य।
नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन है, असत। नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन है, असत। नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन है, असत। नाटक के आलोदन के विकास में रेडियो नाटक की कोई भूमिका नहीं रही, असत। नाटक के आलोदनों के विकास में रेडियो नाटक की कोई भूमिका नहीं रही, असत। नाटक के आलोदन के विकास में रेडियो नाटक की कोई भूमिका नहीं रही, असत। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के तरीके अलग अलग हैं, सत्य। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के तरीके अलग अलग हैं, सत्य। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के तरीके अलग अलग हैं, सत्य। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, असत्य। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, असत्य। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, असत्य। जोड़ी संप्रेषण का सशक्त माध्यम विज्ञापन। संप्रेषण का सशक्त माध्यम विज्ञापन। संप्रेषण का सशक्त माध्यम विज्ञापन। दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप संवाद। 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 समाचार लेखन की मानक शैली उल्टा पिरामिड। समाचार लेखन की मानक शैली उल्टा पिरामिड। समाचार लेखन की मानक शैली उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड। संपादकीय पृष्ठ बोले अखबार की अपनी आवाज़। संपादकीय पृष्ठ अखबार की अपनी आवाज़। संपादकीय पृष्ठ अखबार की अपनी आवाज़। कहानी का केंद्रीय बिंदु। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक। जोड़ी अभिनेता नाटक। अभिनेता नाटक। अभिनेता नाटक। वॉइस ओवर स्वागत कथन। वॉइस ओवर स्वागत कथन। वॉइस ओवर स्वागत कथन। रेडियो नाटक। रेडियो नाटक। रेडियो नाटक। ध्वनि नाटक। रेडियो नाटक। ध्वनि नाटक। रेडियो नाटक। ध्वनि नाटक। आत्मपरक शैली। आत्मपरक शैली। आत्मपरक शैली। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। आत्मपरक शैली। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। आत्मपरक शैली। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। फ्रीलांसर यानी कि फ्रीलांसर। फ्रीलांसर अलग अलग अखबारों में लेखन। 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 एक शब्द या वाक्य में उत्तर। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंग की अवधि कितनी होनी चाहिए? 48 मिनट। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कितनी होनी चाहिए? 48 मिनट। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कितनी होनी चाहिए? 48 मिनट। कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? अच्छी कहानी पढ़ना। कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? अच्छी कहानी पढ़ना। कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? अच्छी कहानी पढ़ना। दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। दैनिक भास्कर पत्रिका। दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। दैनिक भास्कर पत्रिका। दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। दैनिक भास्कर पत्रिका। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? संवादों के माध्यम से। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? संवादों के माध्यम से। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? संवादों के माध्यम से। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? 15 से 30 मिनट। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? 15 से 30 मिनट। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? 15 से 30 मिनट। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भाषा। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है? शब्दों में स्थायित्व। मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है? शब्दों में स्थायित्व। मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है? शब्दों में स्थायित्व। उल्टा पिरामिड शैली के कौन कौन से हिस्से हैं? उल्टा पिरामिड शैली के 3 हिस्से हैं। हेल्पलाइन या लीड मुखड़ा। नंबर 2 बॉडी। नंबर 3 निष्कर्ष या समापन। उल्टा पिरामिड शैली के कौन कौन से हिस्से हैं? यानी कि उल्टा पिरामिड शैली के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 हेडलाइन या लीड मुखड़ा। नंबर 2 बॉडी। नंबर 3 निष्कर्ष या समापन। उल्टा पिरामिड शैली के कौन कौन से हिस्से हैं? उल्टा पिरामिड शैली के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 हेल्पलाइन या लीड मुखड़ा। नंबर 2 बॉडी। नंबर 3 निष्कर्ष या समापन। पत्रकारों के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता। पत्रकारों के 3 प्रकार के नाम लिखिए। खोजी, खेल, बाल।
पत्रकारों के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। खोजी पत्रकारिता, नंबर 2 खेल पत्रकारिता, नंबर 3 बाल पत्रकारिता। कविता के संबंध में प्ले विद द वर्ड किसने कहा? अंग्रेज कवि W.H. आर्डेन ने। कविता के संबंध में प्ले विद द वर्ड किसने कहा? अंग्रेज कवि W.H. आर्डेन ने। कविता के संबंध में प्ले विद द वर्ड किसने कहा? अंग्रेज कवि W.H. आर्डेन ने। कविता के लिए चित्रभाषा पर किसने जोर दिया? सुमंत्रा नंदन पंत जी। कविता के लिए चित्रभाषा पर किसने जोर दिया? सुमंत्रा नंदन पंत जी। कविता के लिए चित्रभाषा पर किसने जोर दिया? सुमंत्रा नंदन पंत जी। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। समग्र चित्रण। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। समग्र चित्रण। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। समग्र चित्रण। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। पार्वती मंगल तथा पथिक है खंड काव्य। पार्वती मंगल तथा पथिक है खंड काव्य। पार्वती मंगल तथा पथिक है खंड काव्य। जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो कहलाता है खंड काव्य। जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो कहलाता है खंड काव्य। जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो कहलाता है खंड काव्य। कबीर, तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधी दोहे उदाहरण हैं। पाठ मुक्तक। कबीर, तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधी दोहे उदाहरण हैं। पाठ मुक्तक। कबीर, तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधी दोहे उदाहरण हैं। पाठ मुक्तक। वक्रोक्ति काव्यस्य जीवतम परिभाषा है कुंतक की। वक्रोक्ति काव्यस्य जीवतम परिभाषा है कुंतक की। वक्रोक्ति काव्यस्य जीवतम परिभाषा है कुंतक की। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस। 10वां रस माना गया है वात्सल। 10वां रस माना गया है वात्सल। 10वां रस माना गया है वात्सल। उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं विभाव। उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं विभाव। उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं विभाव। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। 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 किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार। कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? वीर। कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? वीर। कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? कौन सा भाव सुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? स्थायी। कौन सा भाव सुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? स्थायी। कौन सा भाव सुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? स्थायी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उपयुक्त पंक्ति में किस रस की अनुभूति होती है? भक्ति रस। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उपयुक्त पंक्ति में किस रस की अनुभूति होती है? भक्ति रस। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उपयुक्त पंक्ति में किस रस की अनुभूति होती है? भक्ति रस। आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा? विभाव। आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा? विभाव। आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा? विभाव। माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है? करुण। माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है? करुण। माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है? करुण। हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है? करुण रस। हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है? करुण रस। हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है? करुण रस। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं अलंकार। जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहाँ होता है शब्द अलंकार। जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। अथवा जहाँ शब्द इनके चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहाँ होता है शब्द अलंकार। जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ काव्य अलंकार होता है। अथवा जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहाँ होता है शब्द अलंकार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह सौम्य वीरता का अवतार में अलंकार है संधि अलंकार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह सौम्य वीरता का अवतार में अलंकार है संधि अलंकार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह सौम्य वीरता का अवतार में अलंकार है संधि अलंकार। चंद के भरम होत मोद है कुमुदिनी को उदाहरण है भ्रांतिमान अलंकार। चंद के भरम होत मोद है कुमुदिनी को उदाहरण है भ्रांतिमान अलंकार। चंद के भरम होत मोद है कुमुदिनी को उदाहरण है भ्रांतिमान अलंकार। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? अनुप्रयास। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? अनुप्रयास।
सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? अनुप्रियास। खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? उपमा। खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? उपमा। खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? उपमा। मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस वाक्य में अलंकार है? विरोधाभास। मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस वाक्य में अलंकार है? विरोधाभास। मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस वाक्य में अलंकार है? विरोधाभास। उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप कहलाता है? उत्प्रेक्षा। उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप कहलाता है? उत्प्रेक्षा। उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप कहलाता है? उत्प्रेक्षा। कविता के शाब्दिक अनुशासन को कहते हैं छंद। कविता के शाब्दिक अनुशासन को कहते हैं छंद। कविता के शाब्दिक अनुशासन को कहते हैं छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? दो। छंद कितने प्रकार के होते हैं? दो। छंद कितने प्रकार के होते हैं? दो। मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे कहते हैं मात्रक छंद। मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे कहते हैं मात्रक छंद। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 31। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 31। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 31। हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी काव्यों में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोर्मिल में वर्णों की संख्या होती है 24। दोर्मिल में वर्णों की संख्या होती है 24। दोर्मिल में वर्णों की संख्या होती है 24। यति का छंद में अर्थ है विराम। यति का छंद में अर्थ है विराम। यति का छंद में अर्थ है विराम। मातृक छंद का उदाहरण सोटा। मातृक छंद का उदाहरण सोटा। मातृक छंद का उदाहरण सोटा। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? 3। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? 3। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? 3। जिस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है माधुर गुण। जिस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है माधुर गुण। जिस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है अथवा सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है माधुर गुण। माधुर काव्य के गुण किन रसों में पाया जाता है? किन रसों में पाया जाता है? श्रृंगार और करुण। माधुर काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है? करुण और श्रृंगार। माधुर काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है? करुण रस और श्रृंगार रस। रिक्त स्थान। काव्य के भेद होते हैं दो। काव्य के भेद होते हैं दो। काव्य के भेद होते हैं दो। रमणीय रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ने कहा है जगन्नाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ने कहा है जगन्नाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ने कहा है जगन्नाथ। कुरुक्षेत्र है महाकाव्य। कुरुक्षेत्र है महाकाव्य। कुरुक्षेत्र है महाकाव्य। महाकाव्य में सर्ग होते हैं 8। महाकाव्य में सर्ग होते हैं 8। महाकाव्य में सर्ग होते हैं 8। मुक्तक काव्य होते हैं सुसंत्र। मुक्तक काव्य होते हैं सुसंत्र। मुक्तक काव्य होते हैं सुसंत्र। मधुशाला काव्य है मुक्तक। मधुशाला काव्य है मुक्तक। मधुशाला काव्य है मुक्तक। मुक्तक काव्य में प्रत्येक का सुसंत्र अर्थ होता है छंद। मुक्तक काव्य में प्रत्येक का सुसंत्र अर्थ होता है छंद। मुक्तक काव्य में प्रत्येक का सुसंत्र अर्थ होता है छंद। छंद सूरदास के पद कहलाते हैं मुक्त। सूरदास के पद कहलाते हैं मुक्त। सूरदास के पद कहलाते हैं मुक्त। इनके दो भेद महाकाव्य और खंडकाव्य हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद महाकाव्य और खंडकाव्य हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद महाकाव्य और खंडकाव्य हैं। प्रबंध काव्य के रागात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक को कहते हैं गै मुक्तक। रागात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक को कहते हैं गै मुक्तक। रागात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक को कहते हैं गै मुक्तक। आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा माना है रस को। आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा माना है रस को। आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा माना है रस को। आचार्य के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकारों को कहते हैं संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले स्थायी मनोविकारों को कहते हैं संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकारों को कहते हैं संचारी भाव। भाव पक्ष में प्रधान होता है रस। भाव पक्ष में प्रधान होता है रस। भाव पक्ष में प्रधान होता है रस। संचारी भाव की संख्या मानी गई है 33। संचारी भाव की संख्या मानी गई है 33। संचारी भाव की संख्या मानी गई है 33। स्थायी भाव की संख्या मानी गई है 10। स्थायी भाव की संख्या मानी गई है 10। स्थायी भाव की संख्या मानी गई है 10।
प्रत्येक रस का एक नियत होता है स्थायी भाव, प्रत्येक रस का एक नियत होता है स्थायी भाव, प्रत्येक रस का एक नियत होता है स्थायी भाव। रस के प्रमुख भेद होते हैं, रस के प्रमुख भेद होते हैं 10, रस के प्रमुख भेद होते हैं 10, रस के प्रमुख भेद होते हैं 10। विविध रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, विविध रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, विविध रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। विभाव के प्रकार होते हैं 2, विभाव के प्रकार होते हैं 2, विभाव के प्रकार होते हैं 2। अनुभव के भेद होते हैं 5, अनुभव के भेद होते हैं 5, अनुभव के भेद होते हैं 5। आश्रय की बाहरी यानी कि शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभव, आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभव, आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभव। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण कहलाते हैं आलम्बन, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण कहलाते हैं आलम्बन, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण कहलाते हैं आलम्बन। क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर यानी कि रस के रूप में परिणत होता है रौद्र, क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर रस के रूप में परिणत होता है रौद्र, क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर रस के रूप में परिणत होता है रौद्र। व्यंग्योक्ति को पढ़कर देखकर अथवा सुनकर रस की निष्पत्ति होती है हास्य, व्यंग्योक्ति को पढ़कर देखकर अथवा सुनकर रस की निष्पत्ति होती है हास्य, व्यंग्योक्ति को पढ़कर देखकर अथवा सुनकर रस की निष्पत्ति होती है हास्य। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को कहते हैं अलंकार, शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को कहते हैं अलंकार, शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को कहते हैं अलंकार। अंधकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है संदेह, अंधकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है संदेह, अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है संदेह। जहाँ कथन में शब्दगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार और सौंदर्य हो वहाँ होता है उभयालंकार, जहाँ कथन में शब्दगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार और सौंदर्य हो वहाँ कहलाता है उभयालंकार, जहाँ कथन में शब्दगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार और सौंदर्य हो वहाँ होता है उभयालंकार। किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ होता है भ्रांतिमान, किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ होता है भ्रांतिमान, किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ होता है भ्रांतिमान। काव्य का शरीर कहा जाता है अलंकार, काव्य का शरीर कहा जाता है अलंकार, काव्य का शरीर कहा जाता है अलंकार। उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वह कहलाता है व्यतिरेक अलंकार, उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वह कहलाता है व्यतिरेक अलंकार, उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वह कहलाता है व्यतिरेक अलंकार। छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का है भाग होता है चतुर्थ, छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का भाग होता है चतुर्थ, छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का भाग होता है चतुर्थ। एक छंद में एक से अधिक चरण हो सकते हैं 2, एक छंद में एक से अधिक चरण हो सकते हैं 2, एक छंद में एक से अधिक चरण हो सकते हैं 2। सवेया के प्रत्येक चरण में 7 तैनी के भगन और 2 गुरु होते हैं मतगयंद, सवेया के प्रत्येक चरण में 7 भगन और 2 गुरु होते हैं मतगयंद, सवेया के प्रत्येक चरण में 7 भगन और 2 गुरु होते हैं मतगयंद। वर्णों का एक गण होता है 3 का, वर्णों का एक गण होता है 3 का, वर्णों का एक गण होता है 3 का। छंद में ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहते हैं, छंद में ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहते हैं, छंद में ह्रस्व को लघु दीर्घ को गुरु कहते हैं। जिन इनके छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं उन्हें मात्रक छंद कहते हैं, जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं उन्हें मात्रक छंद कहते हैं, जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं उन्हें मात्रक छंद कहते हैं। सोटा में मात्राएं होती हैं 26, 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 सोटा में मात्राएं होती हैं 26। यानी कि मतगयंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 23। मतगयंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 23। मतगयंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 23। मतगयंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 23। जिनके चारों चरणों में समान मात्राएं हों कहलाता है सममात्रक छंद, जिनके चारों चरणों में समान मात्राएं हों कहलाता है सममात्रक छंद, जिनके चारों चरणों में समान मात्राएं हों कहलाता है सममात्रक छंद। 22 से 26 यानी कि मात्रा वाले छंद को कहा जाता है सवेया, 22 से 26 मात्रा वाले छंदों को कहा जाता है सवेया, 22 से 26 यानी कि मात्रा वाले छंदों को कहा जाता है सवेया। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार को कहते हैं शब्द शक्ति, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार को कहते हैं शब्द शक्ति,
शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार को कहते हैं शब्द शक्ति। शब्द और अर्थ का साक्षात यानी कि संबंध कहलाता है अभिधा। शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध कहलाता है अभिधा। शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध कहलाता है अभिधा। साक्षात संबंध कहला जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का बोध ना होकर इससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं लक्षणा। जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का बोध ना होकर इससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं लक्षणा। जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का बोध ना होकर इससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं लक्षणा। शब्द की जिस शक्ति से प्रचलित अर्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं व्यंजना। शब्द की जिस शक्ति से प्रचलित अर्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं व्यंजना। शब्द की जिस शक्ति से प्रचलित अर्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं व्यंजना। सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया शब्द शक्ति है व्यंजना। सूर्योदय हो गया शब्द शक्ति है व्यंजना। सूर्योदय हो गया शब्द शक्ति है व्यंजना। किसी शब्द का गूढ़ या सूक्ष्म अर्थ शब्द शक्ति से प्रकट होता है लक्षणा। किसी शब्द का गूढ़ या सूक्ष्म अर्थ शब्द शक्ति से प्रकट होता है व्यंजन लक्षणा। किसी शब्द का गूढ़ या सूक्ष्म अर्थ शब्द शक्ति से प्रकट होता है लक्षणा। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह कहलाता है ओज गुण। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह कहलाता है ओज गुण। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह कहलाता है ओज गुण। श्रृंगार शांत करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है माधुर गुण। श्रृंगार शांत करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है माधुर गुण। श्रृंगार शांत करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है माधुर गुण। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए मैं गुण है प्रसाद। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए मैं गुण है प्रसाद। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए मैं गुण है प्रसाद। में टा वर्ण का तथा संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है ओज गुण। में टा वर्ग का तथा संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है ओज वर्ण। में टा वर्ण का तथा संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है ओज गुण। रौद्र वीर और विभत्स रसों में पाया जाता है ओज गुण। रौद्र वीर और विभत्स रसों में पाया जाता है ओज गुण। रौद्र वीर और विभत्स रसों में पाया जाता है ओज गुण। काव्य में बिंब को माना जाता है शब्द चित्र। काव्य में बिंब को माना जाता है शब्द चित्र। काव्य में बिंब को माना जाता है शब्द चित्र। बिंब के भेद होते हैं तीन। बिंब के भेद होते हैं तीन। बिंब के भेद होते हैं तीन। विधान हिंदी साहित्य में कविता का है एक शैली। विधान हिंदी साहित्य में कविता की है एक शैली। विधान हिंदी साहित्य में कविता की है एक शैली। यानी कि बिंब शब्द अंग्रेजी के का हिंदी रूपांतरण है इमेज। बिंब शब्द अंग्रेजी के का हिंदी रूपांतरण है इमेज। बिंब शब्द अंग्रेजी का हिंदी रूपांतर है इमेज। काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक होती है बिंब योजना। काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक होती है बिंब योजना। काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक होती है बिंब योजना। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में को कविता को अनिवार्य अंग माना है बिंब। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में को कविता का अनिवार्य अंग माना है बिंब। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में को कविता का अनिवार्य अंग माना है बिंब। सत्यासत्य वात्सल रस माता पिता को पुत्र के प्रति प्रेम कहा जाता है सत्य। वात्सल रस माता पिता को पुत्र के प्रति प्रेम कहा जाता है सत्य। वात्सल रस माता पिता को पुत्र के प्रति प्रेम कहा जाता है सत्य। शांत रस की उत्पत्ति वैराग उत्पन्न होने से होती है सत्य। शांत रस की उत्पत्ति वैराग उत्पन्न होने से होती है सत्य। शांत रस की उत्पत्ति वैराग उत्पन्न होने से होती है सत्य। अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है सत्य। अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है सत्य। अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है सत्य। प्रेमा शक्ति का मूल आधार रति है सत्य। प्रेमा शक्ति का मूल आधार रति है सत्य। प्रेमा शक्ति का मूल आधार रति है सत्य। श्रृंगार रस के तीन भेद हैं असत्य। श्रृंगार रस के तीन भेद हैं असत्य। श्रृंगार रस के तीन भेद हैं असत्य। रस के 10 अंग होते हैं 10 रस के 10 अंग होते हैं असत्य। रस के 10 अंग होते हैं असत्य। रस के 10 अंग होते हैं असत्य। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है सत्य। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है सत्य। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है सत्य। करुण रस का स्थायी भाव रति है असत्य। करुण रस का स्थायी भाव रति है असत्य। करुण रस का स्थायी भाव रति है असत्य। जहाँ रस होता है वहाँ गुण अवश्य होता है सत्य। जहाँ रस होता है वहाँ गुण अवश्य होता है सत्य। जहाँ रस होता है वहाँ गुण अवश्य होता है सत्य। भयानक रस का रंग काला माना गया है
सत्य। भयानक रस का रंग काला माना गया है। सत्य। भयानक रस का रंग काला माना गया है। सत्य। विभत्स रस का रंग नीला माना गया है। सत्य। विभत्स रस का रंग नीला माना गया है। सत्य। विभत्स रस का रंग नीला माना गया है। सत्य। सूरसागर महाकाव्य है। सत्य। सूरसागर महाकाव्य है। सत्य। सूरसागर महाकाव्य है। सत्य। अंधेर नगरी खंड काव्य असत। अंधेर नगरी खंड काव्य असत। अंधेर नगरी खंड काव्य असत। महाकाव्य इनकी सर्गबद्ध रचना होती है। सत्य। महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होती है। सत्य। महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होती है। सत्य। मुक्तक काव्य किसी भी एक छंद में लिखा अपने आप में पूर्ण होता है। सत्य। मुक्तक काव्य किसी भी एक छंद में लिखा अपने आप में पूर्ण होता है। सत्य। मुक्तक काव्य किसी भी एक छंद में लिखा अपने आप में पूर्ण होता है। सत्य। गै मुक्तक में संगीतात्मकता विद्यमान नहीं रहती है। असत्य। गै मुक्तक में संगीतात्मकता विद्यमान नहीं रहती है। असत्य। गै मुक्तक में संगीतात्मकता विद्यमान नहीं रहती है। असत्य। गै मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है। सत्य। गै मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है। सत्य। गै मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है। सत्य। सूर कबीर तुलसी मीरा के गाए गए पद गै मुक्तक की श्रेणी में आते हैं। सत्य। सूर कबीर तुलसी मीरा के गाए गए पद गै मुक्तक की श्रेणी में आते हैं। सत्य। सूर कबीर तुलसी मीरा के गाए गए पद गै मुक्तक की श्रेणी में आते हैं। सत्य। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध महाकाव्य है। असत्य। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध महाकाव्य है। असत्य। श्याम नारायण एन.के. पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध महाकाव्य है। असत्य। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं। असत्य। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं। असत्य। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं। असत्य। अलंकार का अर्थ दर्पण होता है। असत्य। अलंकार का अर्थ दर्पण होता है। असत्य। अलंकार का अर्थ दर्पण होता है। असत्य। संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है। सत्य। संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है। सत्य। संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है। सत्य। जहाँ कारण के बिना कार का होना कहा जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। असत्य। जहाँ कारण के बिना कार का होना कहा जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। असत्य। जहाँ कारण के बिना कार का होना कहा जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। असत्य। अलंकार से काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है। सत्य। अलंकार से काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है। सत्य। अलंकार से काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है। सत्य। रस्सी है या सांप में संधि अलंकार है। सत्य। रस्सी है या सांप में संधि अलंकार है। सत्य। रस्सी है या सांप में संधि अलंकार है। सत्य। जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। असत्य। जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। सत्य। जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। सत्य। सांग रूपक अलंकार का प्रकार नहीं है। सत्य। सांग रूपक अलंकार अलंकार का प्रकार नहीं है। सत्य। सांग रूपक अलंकार अलंकार का प्रकार नहीं है। सत्य। मात्राओं की गिनती के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे मात्रक छंद कहते हैं। सत्य। मात्राओं की गिनती के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे मात्रक छंद कहते हैं। सत्य। मात्राओं की गिनती के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे मात्रक छंद कहते हैं। सत्य। दोहा चौपाई का उल्टा होता है। असत्य। दोहा चौपाई का उल्टा होता है। असत्य। दोहा चौपाई का उल्टा होता है। असत्य। सोटा के पहले दूसरे चरण में 13-11 मात्राएं होती हैं। असत्य। सोटा के पहले दूसरे चरण में 13-11 मात्राएं होती हैं। असत्य। सोटा के पहले दूसरे चरण में 13-11 मात्राएं होती हैं। असत्य। वैणिक छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम रहता है। सत्य। वैणिक छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम रहता है। सत्य। वैणिक छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम रहता है। सत्य। रुबाई उर्दू यानी कि फारसी की एक छंद शैली है। सत्य। रुबाई उर्दू फारसी की एक छंद शैली है। सत्य। रुबाई उर्दू फारसी की एक छंद शैली है। सत्य। मात्रक छंदों में गण होते हैं। सत्य। मात्रक छंदों में गण होते हैं। सत्य। मात्रक छंदों में गण होते हैं। असत्य। कवित्त एक वैणिक छंद है। सत्य। कवित्त एक वैणिक छंद है। सत्य। कवित्त एक वैणिक छंद है। सत्य। छंद के दो प्रकार मात्रक और वैणिक होते हैं। सत्य। छंद के दो प्रकार मात्रक और वैणिक होते हैं। सत्य। छंद के दो प्रकार मात्रक और वैणिक होते हैं। सत्य। वर्ण मात्रा यति चरण तुक एवं गण छंद के अंग होते हैं। सत्य। वर्ण मात्रा यति चरण तुक एवं गण छंद के अंग होते हैं। सत्य। वर्ण मात्रा यति चरण तुक एवं गण छंद के अंग होते हैं। सत्य। ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है। असत्य। ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है। असत्य। ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है। असत्य। माधुर गुण में कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। सत्य। माधुर गुण में कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। सत्य। माधुर गुण में कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। सत्य। प्रसाद इनके गुण प्रहा सभी रसों में पाया जाता है। सत्य। प्रसाद गुण प्रहा सभी रसों में पाया जाता है। सत्य। प्रसाद रस इनके प्रहा सभी रसों में पाया जाता है। सत्य।
जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म हैं, उसी तरह माधुर, ओज और प्रसाद रस के धर्म हैं। सत्य। जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म हैं, उसी तरह माधुर, ओज और प्रसाद रस के धर्म हैं। सत्य। जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म हैं, उसी तरह माधुर, ओज और प्रसाद रस के धर्म हैं। सत्य। शब्द गुण को काव्य गुण भी कहते हैं। सत्य। शब्द गुण को काव्य गुण भी कहते हैं। सत्य। शब्द गुण को काव्य गुण भी कहते हैं। सत्य। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। सत्य। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। सत्य। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। सत्य। बिंब किसी पदार्थ का मानचित्र या मानसी चित्र होता है। सत्य। बिंब किसी पदार्थ का मानचित्र या मानसी चित्र होता है। सत्य। बिंब किसी पदार्थ का मानचित्र या मानसी चित्र होता है। सत्य। स्मृति बिंब और कल्पित बिंब काल्पनिक बिंब के प्रकार हैं। सत्य। स्मृति बिंब और कल्पित बिंब काल्पनिक बिंब के प्रकार हैं। सत्य। स्मृति बिंब और कल्पित बिंब काल्पनिक बिंब के प्रकार हैं। सत्य। बिंब से मस्तिष्क में किसी सादृश्य का चित्र नहीं उभरता है। असत्य। बिंब में मस्तक में किसी सादृश्य का चित्र नहीं उभरता है। असत्य। बिंब से मस्तिष्क में किसी सादृश्य का चित्र नहीं उभरता है। असत्य। बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए शक्ति होती है। सत्य। बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है। सत्य। बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है। सत्य। बिंब किसी पदार्थ की प्रतिकृति के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। असत्य। बिंब किसी पदार्थ की प्रतिकृति के लिए प्रयुक्त नहीं होती है। असत्य। बिंब किसी पदार्थ की प्रतिकृति के लिए प्रयुक्त नहीं होती है। असत्य। बिंब में नवीनता और ताजगी होती है। सत्य। बिंब में नवीनता और ताजगी होती है। सत्य। बिंब में नवीनता और ताजगी होती है। सत्य। मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं में ध्वनि, स्पर्श, प्राकृतिक, वैज्ञानिक आदि अनेक बिंबों का सजीव चित्रण किया है। सत्य। मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं में ध्वनि, स्पर्श, प्राकृतिक, वैज्ञानिक आदि अनेक बिंबों का सजीव चित्रण किया है। सत्य। मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं में ध्वनि, स्पर्श, प्राकृतिक, वैज्ञानिक आदि अनेक बिंबों का सजीव चित्रण किया है। सत्य। फराक गोरखपुरी की शायरी में आवश्यकतानुसार बिंबों का प्रभावी प्रयोग किया गया है। सत्य। फराक गोरखपुरी की शायरी में आवश्यकतानुसार बिंबों का प्रभावी प्रयोग किया गया है। सत्य। फराक गोरखपुरी की शायरी में आवश्यकतानुसार बिंबों का प्रभावी प्रयोग किया गया है। सत्य। बिंब कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित नहीं होता है। असत्य। बिंब कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित नहीं होता है। असत्य। बिंब कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित नहीं होता है। असत्य। जोड़ी। मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ। रूपक अलंकार। मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ। रूपक अलंकार। मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ। रूपक अलंकार। शीतल वर्णों में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वर्णों में आग लिए फिरता हूँ। विरोधाभास अलंकार। शीतल वर्णों में आग लिए फिरता हूँ। विरोधाभास अलंकार। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। विरोधाभास अलंकार। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। विरोधाभास अलंकार। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। विरोधाभास अलंकार। जिसको सुनकर इनके जग इनके झूम झूम के लहराए। जिसको सुन के जग झूम झूम के लहराए। अनुप्रयास अलंकार। जिसको सुनकर जग झूम झूम के लहराए। अनुप्रयास अलंकार। जिनको सुनकर जग झूम झूम के लहराए। अनुप्रयास अलंकार। जिनको सुनकर जग झूम झूम के लहराए। अनुप्रयास अलंकार। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्काएं। फूल हंसे कलियां मुस्काएं। मानवीकरण अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्काई। मानवीकरण अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्काई। मानवीकरण अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व यानी कि अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व यानी कि अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार। जोड़ी यानी कि जोड़ी महाकाव्य कामायनी। महाकाव्य कामायनी। महाकाव्य कामायनी। महाकाव्य कामायनी। खंडकाव्य पंचवटी। खंडकाव्य पंचवटी। खंडकाव्य पंचवटी। खंडकाव्य पंचवटी। आख्यानक गीतियाँ झांसी की रानी। आख्यानक गीतियाँ झांसी की रानी। आख्यानक गीतियाँ झांसी की रानी। मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य बिहारी सतसई। मुक्तक काव्य बिहारी सतसई। मुक्तक काव्य बिहारी सतसई। रश्मि रथी। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर।
जोड़ियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल अलंकार काव्य की आत्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल अलंकार काव्य की आत्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल अलंकार काव्य की आत्मा। उपमेय में उपमान का आरोप उपमेय में उपमान का आरोप यानी कि सांग रूपक उपमेय में उपमान का आरोप सांग रूपक उपमेय में उपमान का आरोप सांग रूपक उपमेय में उपमान का आरोप सांग रूपक उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ व्यतिरेक अलंकार उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ व्यतिरेक अलंकार उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ व्यतिरेक अलंकार उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ व्यतिरेक अलंकार। इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है भ्रांतिवान अलंकार इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है भ्रांतिवान अलंकार इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है भ्रांतिवान अलंकार इसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है इसमें संधि अलंकार इसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है संधि अलंकार इसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है संधि अलंकार इसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है संधि अलंकार इसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। चारु चंद की चंचल करें चारु यानी कि चारु चंद की चंचल करें प्रसाद गुण चारु चंद की चंचल करें खेल रही हैं जल थल में प्रसाद गुण चारु चंद की चंचल करें खेल रही हैं जल थल में प्रसाद गुण चारु चंद की चंचल करें खेल रही हैं जल थल में प्रसाद गुणों। बुंदेले हर वालों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी ओज गुण बुंदेलो हर वालों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी ओज गुण बुंदेलो हर वालों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी ओज गुण। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए तीसरे यानी कि माधुर गुण यानी कि बतरस यानी कि लालच लाल की मुरली धरी लुकाए माधुर गुण बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए माधुर गुण बतरस लालच लाल की मुरली धरी यानी कि लुकाए माधुर गुण माधुर गुण सांतरस माधुर गुण सांतरस माधुर गुण श्रृंगार रस 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 माधुर गुण श्रृंगार रस। प्रसाद गुण यानी कि सांतरस प्रसाद गुण सांतरस प्रसाद गुण सांतरस प्रसाद गुण सांतरस। ओज गुण ओज गुण वीर रस ओज गुण वीर रस ओज गुण वीर रस। बात्सल रस को 10वें रस के रूप में विस्थापित करने वाले कवि का क्या नाम है सूरदास। बात्सल रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का क्या नाम है सूरदास। बात्सल रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का क्या नाम है सूरदास। शांत रस का स्थायी भाव क्या है निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में यानी कि परि यानी कि स्थिति बस यानी कि अनेक भावों का संचार होता है इन भावों को कहते हैं संचारी भाव। एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थिति बस अनेक भावों का संचार होता है इन भावों को क्या कहते हैं संचारी भाव। एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में यानी कि परिस्थिति बस अनेक भावों का संचार होता है इन भावों को क्या कहते हैं संचारी भाव। अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा अलंकार है करुण रस। अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है करुण रस। अब मैं नाचो यानी कि बहुत गोपाल में कौन सा रस है करुण रस। भयानक रस का स्थायी भाव लिखिए भय भयानक रस का स्थायी भाव भय भयानक रस का स्थायी भाव भय। यानी कि अनुभाव के प्रकार होते हैं 4 सात्विक कायिक मानसिक आहार। अनुभाव के प्रकार होते हैं 4 सात्विक कायिक मानसिक आहार। अनुभाव के प्रकार बताइए 4 सात्विक कायिक मानसिक आहार। प्रमुख संचारी भावों के नाम लिखिए आलस्य चिंता शंका गलानी। प्रमुख संचारी भाव के नाम लिखिए आलस्य चिंता शंका गलानी। प्रमुख संचारी भाव के नाम लिखिए आलस्य चिंता शंका गलानी। रस के अंगों के नाम लिखिए स्थायी विभाव अनुभव संचारी भाव। रस के अंगों के नाम लिखिए स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव। रस के अंगों के नाम लिखिए स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव। आधुनिक काल के महाकाव्यों के नाम लिखिए कामायनी यामा। आधुनिक काल के महाकाव्य को नाम लिखिए कामायनी यामा। आधुनिक काल के महाकाव्य के नाम लिखिए कामायनी यामा। खंड काव्य का एक उदाहरण है सुदामा चरित। खंड काव्य का एक उदाहरण सुदामा चरित। खंड काव्य का एक उदाहरण सुदामा चरित। विस्तृत यानी कि कलेवर यानी कि वाले काव्य को क्या कहते हैं महाकाव्य। विस्तृत कलेवर वाले काल को क्या कहते हैं महाकाव्य। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं महाकाव्य। आधुनिक युग के गए मुक्तक या प्रगीत कवियों के नाम लिखिए निराला पंत महादेवी वर्मा। आधुनिक युग के गए मुक्तक प्रगीत कवियों के नाम लिखिए निराला पंत महादेवी वर्मा। आधुनिक युग के गए मुक्तक प्रगीत कवियों के नाम लिखिए निराला पंत महादेवी वर्मा। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं जिसकी किसकी परिभाषा है डंडी की। काव्य की सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं किसकी परिभाषा है डंडी की। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं किसकी परिभाषा है डंडी की।
शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के आधार पर 3 तथा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के आधार पर 3 तथा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? शब्द के आधार पर 3 तथा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप यानी कि अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है किस अलंकार का उदाहरण है? संधि अलंकार। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है किस अलंकार का उदाहरण है? संधि अलंकार। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है किस अलंकार का उदाहरण है? संधि अलंकार। जान श्याम यानी कि जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर किस अलंकार का उदाहरण है? भ्रांतिमान अलंकार। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर किस अलंकार का उदाहरण है? भ्रांतिमान अलंकार। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर किस अलंकार का उदाहरण है? भ्रांतिमान अलंकार। कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम को क्या कहते हैं? विराम। कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम को क्या कहते हैं? विराम। कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम को क्या कहते हैं? विराम। कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण क्या है? छंद। कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण क्या है? छंद। कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण क्या है? छंद। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है? चंद्रकला। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है? चंद्रकला। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है? चंद्रकला। सोटा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? दोहा छंद का। सोटा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? दोहा छंद का। सोटा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? दोहा छंद। इनमें 4 पंक्तियां होती हैं, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति के में तुक मिलाया जाता है। तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है, यह उर्दू और फारसी की एक शैली है, यह कहलाती है रुबाई। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है, यह उर्दू और फारसी की एक शैली है, क्या कहलाती है? रुबाई। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं, पहली, दूसरी और यानी कि चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है, यह उर्दू और फारसी की एक शैली है, यह कहलाती है रुबाई। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानव छवि जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, किसकी परिभाषा है? डॉक्टर नागेंद्र। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानव छवि जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, किसकी परिभाषा है? डॉक्टर नागेंद्र। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानव छवि जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, किसकी परिभाषा है? डॉक्टर नागेंद्र। बिंब के भेद का नाम बताइए। इंद्रिय बिंब, काल्पनिक बिंब यानी कि प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब। बिंब के भेद का नाम बताइए। नंबर 1 इंद्रिय यानी कि बिंब, काल्पनिक बिंब, प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब। बिंब के भेद का नाम बताइए। नंबर 1 इंद्रिय बिंब, नंबर 2 काल्पनिक बिंब, नंबर 3 प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब। बिंब का प्रयोग साहित्य में कब से होता रहा है? प्रारंभ से ही। बिंब का प्रयोग साहित्य में कब से होता रहा है? प्रारंभ से ही। बिंब का प्रयोग साहित्य में कब से होता रहा है? प्रारंभ से ही। शब्द गुण शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? 3। शब्द गुण शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 3। शब्द गुण शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? 3। किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है? कवि यानी कि शमशेर। किस यानी कि कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है? कवि शमशेर। किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है? कवि शमशेर। इंद्रिय बिंब के प्रकार होते हैं चाक्षुष बिंब, श्रव्य या नादात्मिक बिंब, स्पर्श बिंब, घातव्य बिंब, आस्वादय बिंब। इंद्रिय बिंब के प्रकार होते हैं चाक्षुष बिंब, श्रव्य या नादात्मिक बिंब, स्पर्श बिंब, घातव्य बिंब, आस्वादय बिंब। प्रेरक यानी कि अनुभूति के आधार पर बिंब के प्रकार होते हैं सरल बिंब, तात्कालिक, संकुल, भयातीत, विकीर्ण। प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब के प्रकार होते हैं सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तात्कालिक बिंब, संकुल बिंब, भयातीत बिंब, विकीर्ण बिंब। शमशेर बहादुर सिंह को अप्रीतम सफलता के प्रमुख साधन क्या है? काव्य शिल्प के नवीनतम रूपों को अपनाना। शमशेर बहादुर सिंह की अप्रतिम सफलता के प्रमुख साधन क्या है? काव्य शिल्प के नवीनतम रूपों को अपनाना। शमशेर बहादुर सिंह की अप्रतिम सफलता के प्रमुख साधन क्या है? काव्य शिल्प के नवीनतम रूपों को यानी कि अपनाना।